पिछली दफ़ा मेरी नशिस्त में मैंने आपसे जिक्र किया था कि जो फ़र्क क्या है, डिफरेंस क्या है, या डिफ्रेंशिएट हम कैसे कहते हैं रिन्यूएबल वर्सेस नॉन रिन्यूएबल। तो हमने कहा था कि प्राइमरी जो रिन्यूएबल सोर्स है वो सोलर यानी कि सूरज की हिद्दत, रोशनी, गर्मी जो आपके पास दुनिया में अल्लाह मियाँ से भेजता है। और ये भी कहा था कि लेस देन 1% ऑफ द टोटल एनर्जी एमिटेड बाय द सन इस दुनिया की पूरी बिजली की ज़रूरियात को अगर पूरा कायनात, दुनिया का निज़ाम सोलर पे कर दिया जाए तो जितनी बिजली की ज़रूरत है वो सूरज की जो हिद्दत और रोशनी जो आ रही है उसका 1% से भी कम में हम पूरा कर सकते हैं। इसके माने ये हुए कि अगर हमें ये एहसास हो कि हम इसे एक्सप्लॉइट कर लें तो दुनिया को तेल ये वो सब चीज़ों की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है फॉर सोर्स ऑफ एनर्जी। ऑयल से केमिकल्स बनाना, पेट्रोकेमिकल्स बनाना वो एक अलग प्रोसेस है। अब आप ज़रा देखिए कि हम नॉन रिन्यूएबल की बजाय जो रिन्यूएबल सोर्स, नॉन रिन्यूएबल तो बताया ज़्यादा 3 ही हैं जिसका मैंने जिक्र किया था आपसे, एक ऑयल, एक गैस और एक कोल, ये मेन 3 हैं। रिन्यूएबल में मैंने आपको बताया था सूरज प्राइमरी है, उसके बाद हम विंड एनर्जी यानी कि हवा से टरबाइन को चलाते हैं और वो टरबाइन जब हवा आ रही थी पंखे की तरह जैसे उसके विंग्स होते हैं, तो हवा जब आ रही हो तो पंखा खुद ब खुद हवा के ज़ोर से चलने लगता है। उसके चलने से वो मोटर में ताकत आती है, बिजली पैदा होती है और वो फिर आगे आपको बिजली दे रहा होता है। तो ये हवा की हम बड़ी बड़ी विंड टरबाइंस लगाते हैं जहाँ पर विंड की कॉरिडोर्स हैं यानी कि विंड की रफ्तार तेज़ है, तो वो पंखे चलते हैं, उससे जो घूमने से वो नीचे मोटर लगी होती है, जो बिजली पैदा होती है वो बिजली को हम आपके घरों में लाते हैं। तो बेसिकली हवा की रफ्तार से पंखों को चला के जो बिजली पैदा की जाती है फिर वो सिस्टम में आती है, उसको हम विंड एनर्जी कहते हैं। सोलर एनर्जी जो सूरज की रोशनी को थ्रू पीवी टरबाइन, फोटोवोल्टाइक सेल्स के ज़रिए से, उसकी टेक्नोलॉजी और पे एक अलग सेशन में बात करेंगे कि टेक्नोलॉजी निज़ाम क्या चाहिए, बट आप समझे कि फोटोवोल्टाइक सेल्स या पीवीज कहलाते हैं जो सूर्य की रोशनी जब उन पर पड़ती है, जैसे ये है ना, ये इसके ऊपर अगर लेयर पे वो फोटोवोल्टाइक सेल है तो इसके ऊपर पड़ेगी, वो नीचे से बिजली पैदा कर रहा होगा और उसको फिर एक ख़ास निज़ाम के ज़रिए से आपके घर में वो डायरेक्ट डीसी पैदा कर रहा होता है। आप ला सकते हैं, अगर एसी है तो फिर आपको इन्वर्टर के ज़रिए से उसे ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है, बट दैट्स विल टॉक अबाउट लेटर। तो वो जो है वो एक चीज़ है। दूसरा आपसे मैंने अर्ज़ किया विंड है। तीसरी है हाइडल। आपने बहुत सुना होगा, शुरू से हम सुनते आ रहे हैं, तरबेला डैम, मंगला डैम, ये डैम वो डैम। क्या होता है कि पानी जब आ रहा होता है उसको हम गिराते हैं, पहाड़ों से पानी आ रहा होता है, एक जगह जमा करते हैं, उसको फिर हम गिराते हैं ऊंचाई से, तो उससे जो टरबाइन जो है वो चलना शुरू हो जाती है। पानी आ रहा है, टरबाइन गिर रहा है, टरबाइन चल रही है, पानी फिर आगे नहरों में आ रहा होता है, पीछे कहीं वो पानी जो है वो टरबाइन को चला रहा होता है। जो यहाँ पे पहले हम काम ले रहे थे विंड में, हवा से, कि वो टरबाइन को या पंखों को चला रहा है, वही काम हाइडल में हम पानी से ले रहे हैं कि वो आएगा, गिरेगा, फिर वो चलेगा, आगे पानी आगे फिर नहरों में, आपके घरों में आ रहा है, तो आपको पीछे नहीं पता होता कि ये जो एनर्जी इसमें थी जब ऊंचाई से गिराया गया। और इसलिए बड़े बड़े डैम बनाए जाते हैं कि पानी के रिजर्वायर्स को इकट्ठा किया जाए, फिर उस पानी को नीचे गिराया जाए और वो गिरा के टरबाइन को चला दे और आगे दरिया में तो आपकी खेती बाड़ी के काम आएगा। लेकिन पहले वो हाइडल प्लांट, उसको कहते हैं हाइडल एनर्जी। सो व्हाट वी टॉक सोलर, देन वी टॉक विंड, देन वी टॉक हाइडल। तीसरी आप चीज़ गौर करें तो ओशन एनर्जी। जैसे कराची के रहने वाले जो समुंदर को देखते हैं वो कहते हैं कि समुंदर की नहरें क्लिफ्टन में बड़ी ऊंचाई से आ रही होती हैं। वो भी लहरें भी जो है ना, वो बाज़ दुनिया में उसे ओशन एनर्जी के उनके ऊपर भी सामने टरबाइन लगा दी जाती है। लहर ऊंची आ रही है, उसने टरबाइन को धक्का दिया, टरबाइन चल रही है, फिर वो आगे समुद्र किनारे तक आई, फिर पानी चला गया, तो वो उसकी भी जो ताकत है, लहरों की ताकत, जैसे हाइडल में हम गिरा कर पैदा करते हैं, समंदर में वो खुद बहुत लहरों में होती है। जैसे कराची क्लिफ्टन के साहिल पे निस्बतन कम ऊंचाई की लहरें हैं, अगर आप मनोड़ा जाएं वो ज़्यादा शिद्दत की लहरें हैं, उन लहरों में ज़्यादा ताकत है टरबाइन को चलाने की और उससे फिर बिजली पैदा करने की। जैसे हवा अगर तेज़ होगी तो वो जो टरबाइन, विंड एनर्जी के जो ब्लेड्स वगैरह हैं वो ज़्यादा तेज़ी से चलेंगे और उससे ज़्यादा बिजली पैदा होगी। तो 4 ये सोर्सेज हो गई। लेकिन अगर आप गौर करें तो सबकी जो असल है
माँ जो है उस सारे की चारों की वो एक ही है, सूरज। पांचवी एक और सोर्स है जिसे हम कहते हैं बायोमास। ये जो पौधे, ये वो चीज़ें जो गली सड़ी होती हैं, इनको आप एक टैंक में रखते हैं और उसको गलाते हैं। गलाने से उनके अंदर से एक गैस पैदा होती है, वो गैस जो है उसे आप जला सकते हैं। तो बायोमास, तो ये इंडिया में तो बहुत कॉमन है कि देहातों में गोबर को, इसको वो टैंक में लेके उसको सड़ाते हैं, उसमें जो पैदा होती है पौधों को, ये इस टाइप की सारी चीज़ों को, यानी कि बायो मटीरियल्स को, बायोमास को आप टैंक में लेके ख़ास तरह एक गलाते हैं, मज़ीद सड़ाते हैं, तो वो जो है वो जो गैस पैदा होती है उसको जलाकर आप, जैसे सुई गैस है, इस तरह आप फिर खाना वाना पका सकते हैं। और फिर वही जो कचरा जो है जिसने गलने सड़ने के बाद भी वो बल खाद के तौर पे ज़्यादा बेहतर इस्तेमाल होता है, तो वही आप खेती बाड़ी में इसको बायोमास के स्मॉल एंड मीडियम साइज़ प्लांट, देहातों में, हमारे मुल्क में इसका कल्चर बहुत कम है, लेकिन इंडिया में और दूसरे मुल्कों में बहुत है कि वो देहातों में छोटे छोटे बायोमास प्लांट भी लगे हुए हैं जिससे वो गैस पैदा होती है। अब ये 5 सोर्सेज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी मैंने बताई, सोलर बाय इटसेल्फ, विंड, हाइडल जो पहाड़ों से आ रहा है, और फिर मैंने कहा कि जी जो समंदर का ओशन एनर्जी वाला जो है, तो ये सारी जो है इनकी अगर आप गौर करें तो असल ताकत इनमें कहाँ से आती है? सूरज से आती है। विंड कैसे चलती है? विंड एक जगह हवा है, दूसरी जगह हवा है, हवा तो है, लेकिन जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो वो हवा और ऊंची उड़ जाती है, वहाँ पे खला या वैक्यूम पैदा होता है। तो दूसरी जगह जहाँ पे हवा है वो फिर हवा उस वैक्यूम को पूरा करने के लिए तेज़ी से उस तरफ मूव करती है, इसे कहते हैं हवा का चलना। तो वो टेम्परेचर हाई की तरफ जहाँ वैक्यूम हुआ, हवा ऊपर गई, वैक्यूम क्रिएट किया जहाँ ज़्यादा, तो वो जो सोर्स उनकी कौन सी है? टेम्परेचर डिफरेंशियल। टेम्परेचर डिफरेंशियल कौन करता है? सूरज। तो सूरज का अल्लाह मियाँ का निज़ाम है ऐसा कि कुछ जगहों पर वो हिद्दत पैदा कर रहा है, किस जगह वो कम हिद्दत पैदा कर रहा है, और उससे जो है वो हवा, तो विंड एनर्जी की भी जो बुनियादी सोर्स ऑफ एनर्जी हवा में तो ट्रांसफॉर्म कर दी, लेकिन है वो वही। इसी तरह हाइडल जो दरियाओं में जो आता है, अब अगर आप गौर करें तो जो दरियाओं में जो पानी आ रहा होता है पहाड़ों से, ये बुनियादी तौर पे पानी कहाँ होता है? समंदर में। और समंदर से सूरज अपनी हिद्दत में उसको बुखारात में कन्वर्ट करता है, वो क्लाउड बन जाते हैं। अब वो क्लाउड बनकर समुंदर तो 2/3 तकरीबन समंदर ही है ना दुनिया का, तो मोर देन दैट, अबाउट 70%। तो वो जो समंदर है वो सूरज वहाँ से उनको बुखारात बना रहा है, फिर वो जो क्लाउड बनते हैं, हवा अपनी रफ्तार से उनको पहाड़ों पे ले जाती है, और पहाड़ों पे टेम्परेचर कम होता है, जैसे माउंट एवरेस्ट है, ये यहाँ पर वही बादल जो हैं जो समंदर से उठे वो पहाड़ों पे जाते हैं, वहीं पे बर्फ़ जम जाती है, और वो पहाड़ बर्फ़ के, उसके बाद फिर वही सूरज वहाँ से उस बर्फ़ को पिघलाता है, और वो पिघलाता है जब, तो वही पानी फिर दरियाओं में आता है। तो वो जो हाइडल प्लांट जिसे हम कह रहे हैं कि जो वो वहाँ पे भी एनर्जी, तो बेसिकली जो हाइडल पावर जो है उसकी भी अगर आप गौर करें तो रब्बे कायनात ने जो असल माँ है एनर्जी की, उसकी वहाँ भी सूरज है। समंदर में भी जो समुंदर की लहरें होती हैं ये बेसिकली विंड की रफ्तार की वजह से होती हैं, तो वो भी जो लहरें हैं कहीं तेज़ हैं कहीं कम हैं, वो भी उस जगह पर जो सूरज की रोशनी से टेम्परेचर डिफरेंशियल्स हैं। तो माने ये हुए कि अल्लाह ने इवन बायोमास, जितने भी पौधे जो हैं, ये सारी चीज़ें हैं, अगर आप सूरज ना हो पौधा नहीं उग सकता। पौधे को भी जो बेसिक ग्रोथ और एनर्जी मिल रही है वो सूरज से मिल रही है। ये अल्लाह का एक निज़ाम है, वहाँ पे ऑर्गेनिक सोर्स अलहदा से है, यहाँ पे अलहदा है। तो इसका माने ये हुए कि अल्लाह ने इस निज़ाम दुनिया को लॉन्ग टर्म चलाने के लिए एक सूरज में एक न्यूक्लियर प्लांट लगाया हुआ है। वो अपनी एक ख़ास रफ्तार से वो हिद्दत और रोशनी और एनर्जी पैदा कर रहा है जो पूरी यूनिवर्स में फैल रही है। उसका कहते ये हैं कि मोर देन 50% ऑफ द एनर्जी इमिटेड बाय द सन तो कायनात में कहीं डिसिपेट हो जाती है। लेस देन 50% जो है ये ज़मीन और इस तरफ आती है, और जिसका मैंने कहा कि 1% से भी कम जो है वो पूरी दुनिया की ज़रूरियात के लिए काफ़ी है।
तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एक निज़ाम है जिसने इस दुनिया को सस्टेनेबिलिटी, मेंटेनेबिलिटी और वायबिलिटी रखी है, सूरज की रोशनी को, सूरज का निज़ाम को बनाकर। यहाँ पे वो कुरान की जो आयत भी है, कभी अय्या अलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, मेरे आपके किसी के बस में ये तो है ही नहीं कि उसका अशर अशीर भी हम पैदा कर सकें। हमें तो इतने सदियाँ लगी, जाके 1960-65 में पहला सोलर प्लांट जो हमने सैटेलाइट में लगाया। अब लेटली उसमें डेवलपमेंट होनी शुरू हुई, तो इस वक्त तकरीबन जो है आप यूँ कह सकते हैं कि 50-60 सालों में इसको कमर्शियल स्केल पे, पहले वो बड़ी ख़ास स्केल पे था, अब इतनी उन्होंने रिसर्च किया है कि फोटोवोल्टाइक सेल्स और ये वो इतने सस्ते या इतने वायबल हो गए हैं कि अब आपके घरों की छत पे, जिसे हम कहते हैं सोलर के पैनल लगे होते हैं, उससे बिजली पैदा हो रही होती है, उसे हम कहते हैं रूफ टॉप सोलर्स। तो ये जो चीज़ है कि ये सारी सोर्सेज ऑफ एनर्जी, जैसे मैंने आपसे एक्सप्लेन की, अब इसमें फिर मैं किसी सेशन में आपको बताऊंगा कि सोलर कैसे बिजली पैदा कर रहा होता है और हमें कैसे उसकी तरफ ट्रांसफॉर्म करना है, और दुनिया में इस पे कितना काम हो रहा है, और हमारे मुल्क में इसमें काम करने का पोटेंशियल होता है। मसलन पोटेंशियल इससे अंदाज़ा लगाइए कि बहुत कम शहर ऐसे हैं जिसमें सूरज इतना चमकता है कि जिसे हम कहते हैं 365 दिन में कितना सूरज, सनी डेज। जर्मनी के अक्सर शहरों में 160-170 दिन, यानी कि तकरीबन साल के 12 महीने से 6 महीने, यानी कि 160-170 दिन सिर्फ सूरज निकलता है, बाकी क्लाउडी रहता है। कराची 320 डेज आउट ऑफ 365 डेज आर सनी डेज। लेकिन बदनसीबी क्या है हमारी, फॉर वेरियस पॉलिसी रीजंस, वेरियस लोगों का अवेयरनेस नहीं है, लोगों को एहसास नहीं है कि हमारे, अगर आप किसी छत पर खड़े होकर देखें तो 1% घरों पे भी बस रूफटॉप सोलर नहीं लगा हुआ। जर्मनी में जहाँ सिर्फ 160-70 दिन स्टटगार्ट वगैरह में हमने देखा, वहाँ पे जहाँ पे सूरज निकलता है, बाकी क्लाउडी रहता है वेदर, वहाँ पर तकरीबन हर दूसरा तीसरे घर की छत के ऊपर सोलर लगा होता है। और दे आर ऑल प्लानिंग, ऑल यूरोपियन कंट्रीज़ आर प्लानिंग, कनाडा, ये सारे मुल्क, इवन अमेरिका प्लान कर रहे हैं कि आज से 15-20 साल में वो तकरीबन अपनी इलेक्ट्रिसिटी को फ्रॉम नॉन रिन्यूएबल टू रिन्यूएबल पे शिफ्ट कर देंगे, जिसका मेजर कंपोनेंट सोलर होगा, फिर विंड होगा, फिर हाइडल होगा, फिर बायोमास वगैरह होगा। बट मीनिंग कि वो नेचर की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, और जो चीज़ें ख़त्म होनी है, अगर बस के 2030 में ख़त्म होना है, उस वक्त अगर आप जागे भी तो क्या फ़ायदा होगा। आज से प्लानिंग करें कि जब वो चीज़ ख़त्म हो रही होगी तो हम पहले से उसके लिए प्रिपेयर होंगे। तो फिर अगले किसी सेशन में मैं आपको सोलर और इन चीज़ों के ऊपर आपको बताऊंगा। और फिर ये इसके फ़ायदे 3 हैं कि जी एनवायरमेंटल कंसिडरेशन, मैक्रो इकनॉमिक कंसिडरेशंस और माइक्रो इकनॉमिक कंसिडरेशन ऑफ द सोलर। ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है जिसको वन ऑफ दोस फ्यूचर सेशन में इंशाल्लाह इस पर बात करेंगे। बहुत शुक्रिया।